जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमें एक और प्रोजेक्ट मिला। डॉक्टर कील साहब ने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया गूगल शीट पर उतारने के लिए। तो चूंकि हम एडवाइजरी नहीं कर सकते, लेकिन हम मेंटोरशिप कर सकते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें गूगल शीट के थ्रू, टेक्निकल्स के थ्रू, और एनालिटिकल रिसर्च कैसे करें, डिसीजंस अपने कैसे लें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनके पोर्टफोलियो की, प्रिंसिपल अमाउंट इन्होंने जो ये रीसेंट पोर्टफोलियो इन्होंने अपना बनाया है, प्रिंसिपल अमाउंट इनकी है 1,50,00,000 रुपए। और ऑलमोस्ट 97% ये यूटिलाइज कर चुके हुए हैं अपनी पावर। 3.46% जो है, 3.46% जो है वो इनके पास कैश अभी अवेलेबल है। अ, तो मतलब इतना कैश अवेलेबल है कि जो इनके पास ट्रेड्स इन्होंने एक्टिव किए हैं उनमें से किसी एक ट्रेड को वो एवरेज कर सकते हैं। ये भी अच्छी बात है। तो हम अभी इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। चूंकि रिसेंटली इनका पोर्टफोलियो बना है तो ज़्यादा इसमें हमें चेंजेस मिलेगा नहीं, सिवाय कि अगर कोई कंपनी बहुत तेज़ी से गिर ना गई हो। तो ये देखिए, इनके पास सबसे पहले आता है सिटी फार्मा। अगर हम पाई चार्ट में जाके देखते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सिटी फार्मा में 11% इन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद AHCL में 10% इन्वेस्ट किया है। इमेज में 10% इन्वेस्ट किया है, और 7.5% मैक्टर में। तो यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना चेंजेस आ जाते हैं। अब ये जो चार मेन स्टॉक हैं, ये पोर्टफोलियो के माइंडसेट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए कि सिटी फार्मा जो है वो 10%, मोर देन 10% इन्वेस्ट किया गया है। और किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया गया है? 85.71 की प्राइस पे। प्राइस अच्छी है, क्योंकि रिसेंटली इन्वेस्ट किया गया है। अगर हम इसको ग्राफ पे जाके देखें, ग्राफ में हमें नजर आता है कि सिटी फार्मा जो है वो भी बेरिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और अपनी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया है। तो इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है इसको बाय किया गया है, क्योंकि ये लेटेस्ट पोर्टफोलियो है। तो देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों के अंदर ये अपनी सपोर्ट लेवल को सस्टेन करता है, और फिर दोबारा से हमें इस तरह की मूवमेंट जो है वो इसके अंदर नजर आती है कि 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे और बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाए। मेन बुलिश ट्रेंड के अंदर तो अभी आने में इसको टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर आप इसकी प्रोजेक्शन देखें, टेंडेंसी देखें, 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज कुछ ऐसे प्ले करेगी। फिर ये अगर मूव होती है तो 200 पीरियड्स की मूविंग एवरेज हॉरिजेंटल प्ले करेगी। तो स्टॉक की कैंडल्स को इस तरह से मर्ज होके यहाँ पे जाना पड़ेगा, जिसमें 1 से 2 3 महीने लग सकते हैं। बहुत शार्प अगर राइज आता है, फॉर एग्जांपल किसी भी न्यूज़ की वजह से, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ अगर आ जाती है नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर हमें शार्प कैंडल मिलती है। पीछे भी हमें शार्प कैंडल्स मिलती हैं। यहाँ पर भी शार्प कैंडल्स मिलती हैं। यहाँ पर भी शार्प कैंडल्स मिलती हैं। तो शार्प कैंडल्स अगर मिलती हैं तो फिर बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव होने के चांसेस हैं। नहीं तो फिर ये स्टॉक जो है वो जनवरी फरवरी तक का टाइम खींच जाएगा, और कुछ मार्च या अप्रैल में जाके फिर ये हमें
100 रुपीज के लेवल पे मिलेगा। तब तक जो है वो इसको वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो अभी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा चुका हुआ है पैसा, उसके आगे इसके अंदर किसी भी प्राइस के ऊपर इसके अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके ऊपर इन्वेस्टर को लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ सीपीएचएल और खरीद लेना चाहिए, तो उस बात से उनको ग्रेस बरतना चाहिए। इवन कि उनको 70 रुपीज की प्राइस पे भी ग्रेस बरतना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 10% जो है वो इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं। हाँ, जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि चूंकि उन्होंने 85 रुपीज के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो अभी वो लेवल ज़्यादा दूर नहीं है जो नॉर्मल ट्रेडिंग हालात के अंदर मिल सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हुए कुछ स्टॉक्स जो है वो 50-30% जो है वो रिलीज कर सकते हैं, जिससे कि कैश उनके पास आएगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज उनके पास, न्यू डिसीजंस लेने के चांसेस ओपन हो जाएंगे। तो ये उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा स्टॉक उनके पास अगर हम देखें, वो है आरएफबी कारपोरेशन लिमिटेड। काफ़ी स्ट्रांग रिजल्ट्स दिए। इनके ग्रुप ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी पिछले 1.5 एक साल से, और आगे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस की उम्मीद है। आज रिसेंट एक ट्वीट भी हमें देखने में मिला, गो कि वो एएचएल की तरफ से था। मतलब उसका ज़्यादा फायदा एएचएल को होगा और एएचएल के थ्रू एचसीएल को होगा। तो 15.88 पर इसकी बाइंग हमें नज़र आती है। करंट प्राइस है 15.58। माइनर सा चेंज है इसके अंदर। अगर हम एएचसीएल का जायज़ा लें तो आई थिंक इसको ब्रेक स्मॉल टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, वो स्प्लिट हुआ था ये शेयर। तो यहाँ पर अगर देखें, इस पे हमने फेसबुक पे पोस्ट भी लगाई थी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर कि इसके ये लेवल्स हैं। 16.47 से 15.1115 का एक लेवल है। तो और ये स्टॉक भी चूंकि 10% बाय किया हुआ है, तो इसकी भी और मजीद बाइंग नहीं की जा सकती। और जिस रेट पर ये बाय किया गया है वो रेट अभी पास में ही है। अगर वो रेट दोबारा मिलता है तो इसको भी रीबैलेंस किया जा सकता है। आल दो कि अगर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर बुलिश मोमेंटम आता है तो एक चांस जरूर मिलेगा कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लिया जाए। उसके बाद अगर इसमें बुलिश साइड हम देखें, तो ट्रेजेक्ट्री जो हमें मिलती है 15.88 से ऊपर की तरफ, तो अगर ये उसके ऊपर जाता है तो फिर स्टॉक दोबारा से इस तरह से मूव करेगा जैसे हमने यहाँ पे देखा है 2 मरतबा। तो चूंकि स्टॉक स्ट्रांग स्ट्रांग फंडामेंटल्स के साथ अभी मार्केट में मूवमेंट शो कर रहा है, तो हमें सिर्फ ऊपर की तरफ ही देखना है। नीचे के लेवल जो अगर आते भी हैं तो वो सिर्फ तब आएंगे जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आएगी। उससे मुराद ये है कि अगर मार्केट को 4,000 पॉइंट डिक्लाइन करे तो फिर जाके ये एएचसीएल 1 रुपये का डिफरेंस नीचे की तरफ डालेगा। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एएचसीएल 15.15 से ऊपर ऊपर ट्रेड करते हुए हमें मिलेगा। चूंकि इसका स्प्रेड जो है वो काफ़ी कंजस्टेड स्प्रेड है। अगर आप कैंडल्स देखते हैं तो कैंडल्स की जो बॉडी है वो बहुत ही स्मॉल बॉडी है। यानी 25-30 पैसे के स्प्रेड के अंदर पूरा एक दिन निकाल जाता है ये स्टॉक। सिवाय कोई एक ऐसा आर आए जिसके ऊपर की शार्प कैंडल मिले। तो इस तरह की स्मॉल स्प्रेड के साथ 1 मिलियन से 4-5 मिलियन तक का वॉल्यूम पोस्ट करते हुए ये स्टॉक आराम से पूरा महीना निकाल सकता है इस पूरी रेंज के अंदर। अगर मार्केट को डिप्रेशन आती है तो फिर हम 15.15 से नीचे हो जाते हुए देखते हैं। इसका मतलब जनरल ये है कि अगर कोई अच्छा ट्रेडर है तो वो नीचे बाय करे और ऊपर सेल करे। हाँ, और इसके लिए वो 5-15 मिनट का ग्राफ भी यूज कर सकता है बाइंग सेलिंग के लिए। तो ये एक अच्छा स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए भी, एग्जीक्यूशन करने के लिए भी। उसके बाद अगर हम आते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, तो तीसरा स्टॉक है इमेज। इमेज 26.59 पर बाय किया गया है। आई थिंक कि ये डिविडेंड या बोनस के डिविडेंड के बाद ही बाय किया गया है। और उसके बाद
23.94 इसकी प्राइस चल रही है। इसमें भी हमें 10% यूटिलाइजेशन नज़र आती है। तो अगर हम इस स्टॉक के ग्राफ का जायजा लें, फंडामेंटली ये स्टॉक्स बेहतर हैं। अच्छा, यहाँ पे होगा हमारे पास इमेज, इमेज रीड आ गया। ये इमेज, इमेज पाकिस्तान। तो इमेज पाकिस्तान स्टिल बेयर ट्रेंड के अंदर ट्रेवल कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और अभी एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पहुंचा है, जो इसकी पहले रेजिस्टेंस लेवल होती थी वो अभी इसकी सपोर्ट लेवल पहुंच गई है, बन गई है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के दरमियान। तो अगर हम लाइन से देखें तो ये आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आएगी। जब ये स्टॉक ऊपर आ रहा था तो ये लेवल रेजिस्टेंस बना हुआ था, और अब यही लेवल सपोर्ट बन गया है। तो इससे ज़्यादा प्रेशर जो है वो इमेज में हमें नज़र नहीं आता। अगर आता भी है तो वो शॉर्ट टर्म में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि तकरीबन 23, यानी 1 रुपीज़ का, 1 रुपये का अगर स्प्रेड मिलता है तो वो एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पर कंसिडरेशन की जा सकती है। इसके बाद अगर हम देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पर हमें कंसोलिडेशन नज़र आती है स्टॉक के अंदर। एक शार्प रिबाउंड भी नज़र आता है, जब शार्प डिप आती है तो फिर शार्प रिबाउंड भी नज़र आता है। जैसे मैंने पहले बताया, तो जो लोग इस स्टॉक को फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने 23 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसके अंदर पोजीशंस ली होंगी, क्योंकि उसके बाद हमें फ़ौरन से एक बाइंग वॉल्यूम की कैंडल भी नज़र आती है। तो फिलहाल स्टॉक जो है मार्केट के साथ मूव कर रहा है। मार्केट मूव करती है, मार्केट अच्छा दिन शो करती है तो इमेज को कंसिडर किया जा सकता है। जहाँ तक पोर्टफोलियो का ताल्लुक है, तो पोर्टफोलियो एक अच्छी प्राइस के ऊपर जो है इसके अंदर पोजीशन बनाई गई है। और वो अच्छी प्राइस जो है वो कुछ थोड़ी सी दूर है, अगर हम देखें। तो 26.59, 3 रुपीज़ का डिफरेंस है। 10% स्टॉक गिर चुका हुआ है। वापस इस लेवल को अचीव होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि जिस तरह का अभी कैंडल्स का इसमें स्प्रेड है वो काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम कुछ बिहेवियर यहाँ पर देखते हैं इमेज के अंदर, तो जब स्टॉक राइज अप होता है, जब ऊपर की तरफ चलता है, तो फिर हमें इसके अंदर शार्प कैंडल्स मिलती हैं। शार्प कैंडल्स लगाता है और ये ऊपर चला जाता है। तो किसी एक दिन के अंदर ही ऐसा लेवल मिल सकता है जिसके अंदर हमें 1 से 2 रुपए का गेन होता हुआ नजर आए। तो जब ये शार्प कैंडल्स लगाता है तो वॉल्यूम फिर इसका काफ़ी कंसिडरेबल होता है। इसलिए जब आप इसके अंदर, जो लोग इमेज को फॉलो करते हैं, अगर वो इसके अंदर वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ देखें तो वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो वहां पर भी हमें 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के पास पास नजर आएगा। तो एंट्री के लिए आपने हमेशा 20 पीरियड से ऊपर ही कंसिडर करना है, फिर चाहे वो ड्रॉप हो जाए आपको बाहर निकलने का मौका ज़रूर मिलता है। उसके बाद अगर हम तीसरा नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, तो वो हमें मिलता है मैक्टर। मैक्टर एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की कंपनी आ जाती है। अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे जाएं, तो यहाँ पर आपको एक प्रोमिनेंट चेंज डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा।
तो ये लास्ट कॉलम है 52 वीक्स वॉल्यूम। यहाँ पर सबसे कम वॉल्यूम जो है वो HPL का है, उस 727 शेयर्स। फिर है 37,000 के साथ एबट लेबोरेटरीज। फिर है 40,655 के साथ थाइनून। और फोर्थ स्टॉक है 43,721 मैक्टर। तो ये थोड़ी सी अब एक फिक्र वाली बात आ जाती है कि एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर वॉल्यूम जो है वो पोस्ट नहीं होता रेगुलर बेसिस के ऊपर, और उसके अंदर जो है वो डॉक्टर कील साहब ने 10% वेटेज दे के तो वो स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। इसका मतलब यह है कि फिर इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो, उनकी जो नोयत है वो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। ऐसी है ना कि आप एक ऐसा स्टॉक होल्ड कर रहे हैं जो मार्केट में रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं होता। तो आपको अगर उसके अंदर कुछ डेप्थ नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल लेवल के ऊपर उसको दूसरी कंपनी से प्रोमिनेंट तौर के ऊपर उभरते हुए नजर आना चाहिए। तो अगर हम वो देखें, और वो आम मतलब मेरे जैसे आदमी को भी नजर आना चाहिए। अगर हम डिविडेंड यील्ड के अंदर देखते हैं तो मैक्टर इसके अंदर किस लेवल पर आता है? 1.5% की डिविडेंड यील्ड है इसकी। यानी कि अगर ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टक होती है तो ये सिर्फ 1% की डिविडेंड यील्ड देगा एनुअल बेसिस के ऊपर। उसके बाद अगर हम प्रोजेक्शन देखें एक्सपेक्टेड पी रेशो के हिसाब से, तो मैक्टर हमें सबसे लास्ट पे नजर आता है। ये एक्सपेक्टेड पी रेशो है। एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि जो रिसेंट EPS आई है 3.41, इसको अगर आप एनुअल रियलाइज्ड करें, यानी इसको आप 4 से ज़रब दें फोर्थ क्वार्टर से, 3.41 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 13.64। तो इसकी एनुअल ईपीएस जो बनती है प्रोजेक्शन की इस करंट फिस्कल ईयर की, वो पिछले साल की ईपीएस से कम बनेगी। तो सबसे लेस अट्रैक्टिव स्टॉक है एक्सपेक्टेड पी रेशो के मुताबिक पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। और ये किस पोजीशन पे इसकी बाइंग की गई है, इसको अगर हम देखें तो हमें जो पोर्टफोलियो में नज़र आता है 373.26 रुपये के ऊपर इसकी बाइंग की गई है। आई थिंक कि इसको लो प्राइस कंसिडर करके इसको बाय किया गया, जो कि एक अच्छा लेवल तो ज़रूर है इसके अंदर, लेकिन जो एक्सपोजर यूटिलाइज किया गया है वो बिल्कुल भी बैलेंस्ड एक्सपोजर नहीं है एक ड्राई वॉल्यूम स्टॉक के लिए। लेवल अच्छा है। लेवल में हमें कंसोलिडेशन नज़र आती है, कंजक्शन नज़र आती है, एक नॉइज नज़र आता है इस लेवल के ऊपर। मार्केट अगर रिबाउंड करती है पूरी मार्केट फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो स्टॉक जो है 380 तक आ सकता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा स्टॉक वॉल्यूम जो है वो लगते हुए, वो सिर्फ प्लेयर्स, जब कोई प्लेयर स्पेसिफिक प्लेयर आता है तभी हमें पता, तभी उसके अंदर चार्म आता है ना। रेगुलर बेसिस के ऊपर जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, कोई 1,000 टोटल शेयर होल्डर्स होंगे इस स्टॉक के, उनमें से 100-200 लोग बैठ के बाइंग सेलिंग कर रहे होंगे, कोई 50 शेयर बेच रहा होगा, कोई 200 शेयर बेच रहा होगा। तो डॉक्टर वकील साहब को स्टॉक रिलीज करने के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ड्राई वॉल्यूम स्टॉक में आप ट्रेड जरूर करें, किसी भी तरह के नेचर के स्टॉक में आप ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अपने एक्सपोजर को बैलेंस करते हुए। ये एक ऐसा स्टॉक नहीं है जिसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो का 10% जो है वो यूटिलाइज करें। तो इनको जैसे इनको रेट मिलता है, इस स्टॉक को कुछ ना कुछ रिलीज करके कुछ आगे देखना चाहिए। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट टिप है कि आपको ड्राई वॉल्यूम स्टॉक्स के अंदर किस तरह से ट्रेड करना है। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं हो गई, ये बल्कि अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हो गई, अग्रेसिव स्ट्रेटजी हो गई। ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये वो वाला काम हो गया। तो उसके बाद अगर हम चलें आगे, MLCF 9800 रुपीज़ के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंसर जो है उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। जब 30 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक था, जब बायबैक चल रही थी MLCF की 27 रुपीज़ के ऊपर, तो वो इन्फ्लुएंसर सारे सो रहे थे, बड़ी बड़ी डिग्रीज फाइनेंस की करके आके भरम झाड़ते हैं। और जब ये स्टॉक्स 27 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, कंपनी बाय बैक कर रही थी, तब उनकी कोई भी पोस्ट नजर नहीं आती।
खैर, अभी 100 रुपीज के लेवल के ऊपर इसको पिच किया जा रहा है कि ये ग्रोथ स्टॉक है। तो अब इसमें भी देखिए कि डॉक्टर कील साहब ने एक अच्छा फैसला किया है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया है पोर्टफोलियो, लेकिन इसमें हमें दो एक ही जैसे स्टॉक नजर आते हैं, लकी सीमेंट और एमएलसीएफ। तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट 20 लाख रुपया होगा। तो दोनों का वेट अगर हम डालें तो फिर वापस ज्यादा चला जाता है इस सेगमेंट के ऊपर। आगे डीजीकेसी भी है, वो भी हाई लेवल के ऊपर, वो तो खैर स्पोर्ट लेवल के ऊपर 20% डिक्रीज हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, चूंकि ग्रोथ स्टॉक है। अ, इसलिए इसमें एक करेक्शन के बाद, वीकली करेक्शन के बाद अगर कोई राइज आता है तो इसमें कुछ गेन मिल सकता है। आल्दो कि चूंकि पोर्टफोलियो अभी बना है तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अभी इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड्स और ट्रेडिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फिर अगर हम आगे देखें एफसीसीएल, वहां पे हमें 5.5 लाख की बाइंग नजर आती है, डीजीकेसी में 6,81,000 की बाइंग नजर आती है, जीडब्ल्यूएलसी के अंदर 2,74,000 की बाइंग नजर आती है। तो यहाँ पे 9,84, ऑलमोस्ट 10 लाख, 9 लाख, 19 लाख, फिर 6 लाख, 7 लाख ये हो गया। तो 19 और 7, 26 लाख, 26 लाख के साथ 6 लाख, 32 लाख, 32 लाख के साथ फिर जीडब्ल्यूएलसी 3 लाख। तो 35 लाख रुपए जो है वो सिर्फ सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो डॉक्टर कील साहब ने यूटिलाइज किए हैं, जो कि काफी वेटेज बन जाता है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसका मतलब यह है कि सीमेंट सेक्टर के उन या तो उनके पास बहुत अच्छी इंसाइट्स होंगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर हैं तो उनको कंसीडर किया गया है। अ, और अगर हम इन सब स्टॉक्स का जायज़ा लें, सारे सीमेंट स्टॉक्स का, तो फिर हम इसको हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं सीमेंट बी में। दो स्टॉक बड़े हैं, तीन स्टॉक छोटे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर सीमेंट सेक्टर जो है वो करेक्शन लेते हुए नजर आता है। सिवाय दो तीन स्टॉक जो मार्केट के बिल्कुल अपोजिट बिहेव करते हैं, जैसे जी डब्ल्यू एल सी, ठट्ठा और फैक्टो सीमेंट। तो पहला जो स्टॉक है वो है डीजीकेसी, अपनी करेक्शन मुकम्मल करते हुए नजर आ रहा है। अगर यहाँ से रिबाउंड मिलता है तो 236 का टारगेट प्राइस हो सकता है, वहां पे अपना वो स्टॉक रिलीज कर सकते हैं। लकी सीमेंट एक होल्डिंग कंपनी है, अगर इसमें पोजीशन ली है तो इसको होल्ड करें, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके अंदर भी हमें डिप्रेशन नजर आ रही है, आल दो कि ये भी अपनी वीकली करेक्शन मुकम्मल कर चुका हुआ है। उसके बाद जो तीसरा, जो नेक्स्ट स्टॉक्स हैं वो दूसरे ग्रुप के अंदर आ जाएंगे फिर। तो वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें वीकली बेसिस के ऊपर मोस्टली स्टॉक जो है वो अपनी करेक्शन मुकम्मल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे डीसीएल तो बिल्कुल ही अपने स्पोर्ट लेवल के ऊपर आ गया है अगर आप देखें। उसके बाद फौजी सीमेंट वीकली 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के पास, क्वार्ट सीमेंट 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के पास, गरीबवाल 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हमें करेक्शन मुकम्मल होती तो नजर आती है। तो ये जो वेट दिया गया है, आई थिंक ये इसी करेक्शन, इसी वीकली करेक्शन के ऊपर दिया गया है। क्योंकि जो प्राइसेस हमें नजर आ रही हैं पोर्टफोलियो के अंदर, 54.40 जी डब्ल्यू एल सी, 54.98, 53.16, तो ये इस करेक्शन की देखते हुए दिया गया। तो ये एक थोड़ा सा सेंसिबल हमें डिसीजन नजर आता है। आल तो सारे डिसीजन ही सेंसिबल होते हैं, क्योंकि जब भी डिसीजन की जाती है तो कोई ना कोई रीजनिंग होती है उसके पीछे। कोई भी बगैर किसी रीजनिंग के डिसीजनिंग नहीं करता स्टॉक मार्केट में। तो फिलहाल ये एक अच्छा डिसीजन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आर्ली बेसिस के ऊपर इन स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पर हमें कुछ स्टॉक्स के अंदर रिबाउंड नजर आ रहा है, कुछ स्टॉक्स के अंदर ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं लास्ट आवर के अंदर। तो होपफुली अगर मार्केट अच्छी ओपन होती है तो ये एक अच्छा चार्ट मिल सकता है। लेकिन करना ये है डॉक्टर कील साहब को कि जैसे ही उनको इन ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट मिलना शुरू हो तो वो
इन प्रॉफिट को बुक करें। ये कोई ऐसी करेक्शन नहीं है कि इस करेक्शन के बाद एक लॉन्ग टर्म बुलिश रैली शुरू हो जाएगी सीमेंट सेक्टर के अंदर। और दूसरा ये कि थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम चलें आगे, हमारे पास फिर पीएसओ, जीडीसी आ जाते हैं, एंग्रो एच आ जाते हैं, निशात मिल्स, बीबीएफएल। बीबीएफएल एक रेंज बाउंड स्टॉक है। 47 से 52 रुपीज के दरमियान बड़ी आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। उसके बाद पीआरएल एक रेंज बाउंड स्टॉक है। 34 से 38 के दरमियान बड़ी आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। एसएनजीपी, इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, 105 रुपये तक ये जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें जीजीएल, जीजीएल का सेंटीमेंट खत्म होते हुए नजर आ रहा है इसको, लेकिन रीचेक कर लेते हैं एक दफा। तो जीजीएल जो वो बीरिश ट्रेंड के अंदर अभी ट्रेंड ट्रेड हो रहा है। ये अगर आप इसकी प्रोजेक्शन देखें तो नीचे की तरफ है। फिलहाल ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी मार्केट ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है। किसी ना किसी स्टिमुलेशन की तलाश रीजनिंग के अंदर है। लेकिन स्टॉक ये अभी डिप्रेशन के अंदर चल रहा है। अगर आप नीचे वॉल्यूम भी देखेंगे तो वो वॉल्यूम का सिलसिला इसका कोई खास रेगुलर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आ रहा है हमें। तो और इसकी प्राइस अगर हम देखें, डॉक्टर किल हमने कहाँ पे पोजीशन ली है, 23.92 पे भी ट्रेड हो रहा है। और पोर्टफोलियो के अंदर 25.13, 24 से 25 मिल सकता है। अगर मार्केट अच्छी रिबाउंड करती है तो ये प्राइस अचीव हो सकता है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर एक और हमें थोड़ा सा पोर्टफोलियो के अंदर एक चेंज नजर आता है। ये जो स्टॉक्स है सारे, जीजीएल, प्रेमा, डीएफएमएल, केएसबीपी, आई रीट, ये गो के इनके अंदर वॉल्यूम वैल्यू तो कम इन्वेस्ट की गई है, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, लेकिन ऑलमोस्ट ये कोई 10-12 लाख रुपया बन जाता है। यानी 10%, 10% नहीं, 8% बन जाता है। 1.5 CR का ये अकाउंट पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। जब तक सरप्लस क्रिएट नहीं हो जाए किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर, तब तक आपको साइड आइटम्स में पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। तब तक आपको चले हुए कारतूस में पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। तब तक आपको किसी भी अननोन एडवेंचर के अंदर, जैसे डीएफएमएल है, इन ये अभी तक अपना रिजल्ट पोस्ट नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज नहीं कर रहे नंबर्स की। अ, हमें सिर्फ अपडेट्स मिल रही हैं। वो अपडेट्स पॉजिटिव हैं। हर किसी के बारे में पॉजिटिव अंदाज़ा ही रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल मार्केट में डीएफएमएल की जो रिप्यूट है और उसकी ट्रेडिंग की जो रिप्यूट है वो कोई खास अच्छी नहीं है। लेकिन अभी ये पोर्टफोलियो इस कंडीशन में नहीं है कि किसी भी तरह की साइड आइटम्स के अंदर इसके अंदर काम किया जाए। आल्दो पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एक सीमेंट सेक्टर के तरफ झुकाव रखता है। फिर दूसरा हिस्सा जो है वो आइलैंड गैस सेक्टर के अंदर झुकाव रखता है। यहाँ पर भी हमें 4-5 सेक्टर स्टॉक्स नजर आते हैं, जैसे पीएसओ, जीडीसी, पीआरएल एंड एसएनजीपी। और उसके बाद फिर इसके अंदर हम देखें ओवरऑल, तो फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर हम देखें तो सीपीएचएल के अंदर 17 लाख और मेक्टर के अंदर 11 लाख। तो ये भी एक किस्म का काफी अनबैलेंस किस्म का हमें झुकाव नजर आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। तो अगर तो हमने इसको रीबैलेंस करना है तो फिर हमें सारे सेक्टर्स की तरफ देखना पड़ेगा। फिर ये कोई ऐसे स्टॉक्स नहीं है कि सारे अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक हों। सीपीएचएल की डिविडेंड देता है, लेकिन ये इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी नहीं है इस रेट के ऊपर। एएससीएल की डिविडेंड यील्ड 5% के पास आती है इस रेट पर। इमेज की डिविडेंड यील्ड अच्छी है, इसको कंसिडर किया जा सकता है। मैक्टर की डिविडेंड यील्ड भी अच्छी नहीं है।
एमएलसी की डिविडेंड यील्ड भी अच्छी नहीं है, लक की भी अच्छी नहीं है, पीएसओ की भी कंसिडरेबल डिविडेंड यील्ड नहीं है इस रेट के ऊपर, ओजीडीसी की भी कंसिडरेबल नहीं है, एंग्रोज की भी नहीं है, डीजीकेसी की भी नहीं है, एनएमएल की भी नहीं है, एफसीसीएल की भी नहीं है, बीबीएफएल की भी नहीं है। तो गर्ज ये है कि जितने भी स्टॉक हैं इनमें से कोई एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है सिवाय इमेज के और सीपीएचएल के जो अच्छा डिविडेंड यील्ड पोस्ट करता हो कंसिडरेबल। वो आल दो कि ब्लू चिप कंपनीज हैं इसके अंदर, ओजीडीसी हमें नजर आता है, एंग्रो नजर आता है, पीएसओ नजर आता है, लेकिन इस पोर्टफोलियो को रिविजिट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बार चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें नजर आता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस वे में नहीं लगाई गई। बैलेंस इन्वेस्टमेंट तो फिर ऐसे होनी चाहिए ना, हॉरिजेंटल, 5-5 लाख रुपए की, 10-10 लाख रुपए की, या 15-15 लाख रुपए की, चाहे वो 10 कंपनीज में होती। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसमें आता है। उसके बाद अगर हम देखें प्रॉफिट लॉस बार देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें जो चीज़ नज़र आती है वो है इमेज वॉलेटिलिटी के साथ नीचे की तरफ है ज़्यादा, और इसी के ज़्यादा हमें चांसेस नज़र आते हैं कि बहुत तेज़ी से यही वापस ज़्यादा रिबाउंड हो सकता है। जो गेन मिल सकता है अगले आने वाले दिनों के अंदर वो एफसीसीएल के अंदर मिल सकता है, जीडब्ल्यूएलसी के अंदर मिल सकता है, इसी तरह अगर हम देखें डीजीकेसी के अंदर मिल सकता है। शॉर्ट टर्म गेन कंसिडर करना चाहिए उसको, कि जैसी करेक्शन मुकम्मल हो, रिबाउंड रिबाउंड मिले तो सीमेंट स्टॉक्स के अंदर फौरन से पोजीशन जो है वो अपनी रिलीज करनी चाहिए, खासतौर पे एमएलसीएफ या एक दो और सीमेंट। उसके बाद अगर हम देखें सीपीएचएल और मैक्टर, यहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिलसिला आ जाता है। इसमें अगर हम देखें तो मैक्टर की पोजीशन को क्लियर करके और सीपीएचएल की पोजीशन को क्लियर करके फार्मास्यूटिकल के अंदर एक न्यू जो चैप्टर ओपन हुआ है, बोनस अनाउंस करने के बाद सर ने जो अपनी प्रेस्टीज बदली है, जो रेपो बदली है, और वो ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक है। यानी यहाँ पर अगर हम जाते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, तो अगर हम 52 वीक वॉल्यूम्स के अंदर क्लिक करते हैं तो सरल हमें नजर आता है टॉप के ऊपर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सीपीएचएल, और फिर तीसरे नंबर पर आता है बीएफ बायो, जो कि बहुत ही इरेगुलर ट्रेड होता है। तो सिर्फ एक स्टॉक है जिसके अंदर ट्रेडिंग की गुंजाइश है, वो है सर्ल। और चूंकि इन्वेस्टमेंट इसमें इस घर से की जा सकती है क्योंकि इसने बोनस शेयर्स दिए हैं, बोनस शेयर्स स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बोनस शेयर्स को। और जो लेटेस्ट सर्ल ने स्टेप्स लिए हैं उनको कंसीडर करते हुए सर्ल एक अच्छा ऑप्शन है एक्टिव ट्रेडिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से मैक्टर और सीपीएचएल की ट्रेड्स को जो है वो इक्वल प्राइसेस के पास रिलीज करने के बाद सर्ल के अंदर एक्टिव ट्रेडिंग की तरफ पोजीशंस बनानी चाहिए। इतना पैसा अगर सर्ल में यूटिलाइज कर लिया जाए 3 स्टेप्स बना के, यानी कि ट्रेड आप सिर्फ एक पोर्शन के साथ करें, बाकी के दो दो पोर्शन आप सिर्फ एवरेजिंग के लिए रखें या बार बार ट्राई करने के लिए रखें, तो फिर भी आप एक अच्छी ट्रेड्स क्लोज कर सकते हैं। अगर हम सेल का ग्राफ देखते हैं तो सेल में लेवल जो हमारे पास नजर आते हैं वो पुराने हमने लेवल्स लगा के रखे हुए हैं। वो है 110, 110 और 105 रुपए के। और ऊपर के जो लेवल्स हैं
तो मार्केट में अगर प्रेशर आएगा दूसरे स्टॉक्स की तरह, तो फिर तो तो जैसा कि हम सेल के बारे में कमेंट्री दे रहे थे कि सेल अगर प्रेशर में जाता है, इंडिविजुअली तो प्रेशर में नहीं जा सकता, सिर्फ मार्केट के साथ ही जा सकता है। तो फिर हमें 99 या 100 रुपीज का लेवल जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सेल जो है वो बुलिश ट्रेजेक्टरी के अंदर ट्रेड हो रहा है। और अगर इसकी कैंडल्स की फॉर्मेशन देखेंगे, तो इस नॉइज के साथ अगर आप ट्रेड करना पसंद करेंगे, तो फिर आपको ऊपर की तरफ इसको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, कर सकते हैं। तो आपने इसको नीचे की कैंडल, नीचे के लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है, और ऊपर के लेवल्स के ऊपर आपने सेलिंग करनी है। इसी स्प्रेड के साथ आपने इसके अंदर जाना है। अगर आप इसका करंट स्प्रेड देखें एक कैंडल का, तो वो आपको कितना नजर आता है। ये वैसे आप एवरेज ट्रू रेंज से भी जान सकते हैं, इंडिकेटर होता है एक। लेकिन मैं कैंडल्स के थ्रू आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए कैंडल्स का स्प्रेड जो है वो 112 और 110, 110, 109। तो अगर हम एवरेज ट्रू रेंज इसके ऊपर लगा ही लें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरेज ट्रू रेंज के अंदर इसका जो स्प्रेड हमारा गिरता हुआ नजर आ रहा है वो 4 रुपए का है। कि इसका एक दिन का जो स्प्रेड है वो 4 रुपए तक पहुंच गया है, 110 से 108। हाँ, 109, 109 से 111, ती, 3-4 रुपए तक इसका ये पहुंच गया स्प्रेड। तो स्प्रेड इसका गिरता जा रहा है। अगर ये यहाँ से राइज करता है, तो फिर स्प्रेड इसका बढ़ जाएगा वापस। और आपको लंबी लंबी कैंडल्स देखने को मिलेंगी जिनका स्प्रेड जो है वो ज्यादा होगा, 112 से 108 रुपए तक। तो ये इसका, आई थिंक वीडियो में यहाँ पर रोकनी पड़ेगी। और अगर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें हम सीपीएचएल के साथ, तो सीपीएचएल का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। सल का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है। ये क्लियरली हम दोनों का कंपैरेटिव में डाल के देख सकते हैं। सिटी फार्मा 1D, सर्ल 1D।
तो ये देखिए कि आप 1 अक्टूबर से सर्ल जो है वो 100 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और सिटी फार्मा भी 1 अक्टूबर को 100 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद सिटी फार्मा की जो ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे की तरफ है, और सर्ल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर की तरफ है। तो यही ट्रेंड हमें आगे कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है। आई होप कि सिटी फार्मा जो है वापस रिबाउंड करे और कोई अच्छे लेवल पर आए। लेकिन फिलहाल सिटी फार्मा प्रेशर में है और सर्ल जो है वो राइजिंग ट्रेंड के अंदर है। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं। और डॉक्टर कील साहब को चाहिए कि वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ स्टॉक्स को रिलीज करने की तो उसके बारे में वो सोचें, और कुछ कैश में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कैश में कन्वर्ट करें। इस तरह से वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। उनको क्या खरीदना है क्या बेचना है, इस सब की फैसले की जिम्मेदारी उनके ऊपर खुद है। और उनको खुद ही ये फैसले करने हैं। तो थैंक यू जी। अगर आप अपना पोर्टफोलियो गूगल शीट के ऊपर बनाना चाहते हैं तो वो हम आपको बना के दे सकते हैं। आप हमें वैल्यू प्रोवाइड करें, हम आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।